सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो आज के संपादकीय में बात करी गई है 3 महत्वपूर्ण वर्तमान में चल रहे मुद्दों को लेकर। बदलता रुख, फिर है दुरुस्त आयात और पारदर्शिता और सुशासन की राह। अब बदलता रुख में वर्तमान में अमेरिकी नीतियों को लेके जो नए नए फैसले आ रहे हैं बेसिकली इमिग्रेंट्स के संबंध में, उसके बारे में कुछ हमको हमारा ध्यान केंद्रित करा गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उससे एक विचित्र अस्थिरता दिख रही है। इससे ये भी पता चलता है कि वह शायद हड़बड़ी में ऐसा नीतिगत फैसले भी ले रहे हैं जिनमें थोड़ी ही वक्त बाद उन्हें बदलाव करना पड़ता है। हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई फैसला लेते हैं, बाद में उसे अपने आप ही वापस ले लेते हैं जब उसका रिएक्शन आता है पब्लिक की तरफ से। अब बीते हफ्ते शुक्रवार को उन्होंने H1B वीज़ा के लिए लागत के 50 गुना बढ़ोतरी करके उसे $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी। इस शुल्क का भुगतान एकमुश्त करना होगा। जाहिर है इसके बाद व्यापक पैमाने पर चिंता जताई जाने लगी कि अगर ये घोषणा अमल में आई तो खासतौर पर वहाँ भारतीयों के सामने कैसी स्थितियाँ पैदा होंगी, वे कैसे और कितने दिन टिक सकेंगे। मगर जैसे ही इसके असर की व्यापकता बहस का मुद्दा बनी, उसमें यह पक्ष भी सामने आया कि अगर यह अमल में आता है तो इससे खुद अमेरिकी हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जितना आर्थिक प्रभाव भारतीयों पर पड़ेगा या कोई भी H1B वीज़ा होल्डर पर पड़ेगा, उससे ज़्यादा प्रभाव ये अमेरिका के कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर को पड़ेगा। निश्चित रूप से वहाँ H1B वीज़ा पर रह रहे भारतीयों के लिए फ़िलहाल ये राहत की बात होगी कि ताज़ा फैसले को की जद में वह नहीं आएँगे, मतलब पुराने लोग नहीं आएँगे, नई एप्लीकेशंस को उसमें लाया जाएगा। मगर पिछले कुछ समय से ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें ट्रंप ने बार-बार अपने फैसले में बदलाव किए। स्थिति अब तब है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और आए दिन ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि परिस्थितियों में बदलाव भी आ सकता है। इस क्रम में भारत पर दबाव बनाने के मकसद से अमेरिका ने आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है और यहाँ तक कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भी गैर ज़रूरी दखल देने की कोशिश की। सवाल है कि इसका असर आखिर क्या पड़ रहा है। अब तेजी से बदलती भू राजनीतिक कूटनीति के दौर में वैश्विक समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को शायद ये समझने की ज़रूरत है कि द्विपक्षीय संबंधों में बराबरी के स्तर पर एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखते हैं आने वाले समय में, वैसे भी इस समय इमिग्रेशंस को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं यूएस में जो कि चैलेंजिंग दिख रही हैं, हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर भी एक तरीके से डरा तो चुका ही है इमिग्रेंट्स को, हमारे भारतीयों को जो H1B वीज़ा पे वहाँ पे अपने सपने देख रहे हैं या फिर वहाँ रहने का सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दुरुस्त आयात पे वस्तु एवं सेवा कर के सुधार सोमवार से लागू हो गया। इसके बाद कई आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर दरों में कटौती से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब माना जा रहा है कि इससे स्थानीय विनिर्माण आधार को भी मजबूती मिलेगी तथा बचत, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि वर्ष 17 में शुरू हुई जीएसटी के सफ़र में सुधारों का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे न केवल उपभोक्ताओं बल्कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों को भी भारत में राहत मिलने की बात की जा रही है। मगर सवाल ये है कि क्या करों में कटौती का सीधा और तत्काल लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि सुनिश्चित करने के लिए माकूल व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि करों में कटौती के प्रभाव को लेकर आम उपभोक्ताओं के पिछले अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। अब इस सुधारों की एक खास बात यह है कि अब इसमें मुख्य रूप से 5% और 18% की सिर्फ दो श्रेणियाँ रखी गई हैं। इसके तहत कई आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर की दर घटाकर 5% या शून्य कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाएं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य अब कर मुक्त हो गया है। खेती किसानों के लिए जरूरी कृषि उपकरणों पर कर दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। सरकार का मानना है कि जीएसटी की दरों में कमी से किराने और रोजमर्रा की ज़रूरतों की वस्तुओं के खर्च में करीब 13% की बचत होगी, जबकि शिक्षा से जुड़ी सामग्री, कपड़े, जूते और दवाइयों में खरीद 7 से 12% की बचत का अनुमान है। कम कर, कम कीमतें और सरल नियमों का मतलब है बेहतर बिक्री, कम अनुपालन बोझ और अवसरों में वृद्धि होगी। इससे छोटे उद्योगों, व्यापारियों और दुकानदारों को भी कारोबार में आसानी होने की उम्मीद है।
क्योंकि ये कर सुधार त्योहारों की शुरुआत पर नवरात्रि के पहले दिन लागू हुए हैं, इसलिए सरकार की ओर से इन्हें जीएसटी बचत उत्सव के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। मगर उपभोक्ता के लिए असली उत्सव तब होगा जब वास्तव में उन्हें कर छूट का सीधा लाभ मिलेगा। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जिन कंपनियों के पास पहले से तैयार सामान का भंडार है, वह क्या वह उस पर दाम कम करेंगी। हालांकि सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं का एक वर्ग अब भी भ्रम भ्रम की स्थिति में है। जीएसटी दरों में कटौती का एक मकसद भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% शुल्क के प्रभाव को कम करना भी है। आर्थिक विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि करों में कमी से लोगों की बचत में इजाफा होगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं की खपत भी बढ़ेगी। अब ओवरऑल यहाँ पे देखने की पॉजिटिव आउटकम निकलने की उम्मीद है, जो रिसेंटली टैक्सेशन रिफॉर्म्स करे गए हैं और जीएसटी की रेट को सिंप्लीफाई करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। देखना है कि कैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। अगला है पारदर्शिता और सुशासन की राह। ये संपादकीय है सुशील कुमार सिंह साहब द्वारा। विमुद्रीकरण के बाद से ही भारत सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में डिजिटल इंडिया और ई शासन जैसे अभियान में तेजी लाई गई। 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये आंकड़ा मौजूदा समय में मुश्किल से $4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य माना जाता रहा है। अब गौरतलब है कि ये कुछ क्षेत्रों के में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विशेष सीमाएं और प्रतिबंध हैं, जो हमारी आपकी एफडीआई होती है। उदाहरण के लिए विनिर्माण और प्रौद्योगिकी ऐसे क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जबकि डिजिटल क्षेत्र में 26% तक की एफडीआई की अनुमति है, जो उच्च मांग के कारण तेजी से बढ़ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई से बहुत फ़ायदा होता है भारत को। डिजिटल व्यवस्था वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय आय में 11% का योगदान दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति से वर्ष 24-25 तक ये योगदान बढ़कर 13.42% होने की अनुमान है। अब डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 5वें हिस्से के योगदान का अनुमान है। मतलब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल टेक का कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था में 5 लगभग 5th प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। अब एसोचैम की एक रिपोर्ट में पता चलता है कि नीतियों में अस्पष्टता और ढांचागत कठिनाइयों के कारण महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजना के सफल कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां हैं। अब एसोचैम जो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसने कहा कि कुछ यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो कि हमें फाउंडेशन लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। कनेक्ट इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 ने एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक 1 करोड़ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा भारत 6G विजन के तहत वर्ष 2022 तक 1 करोड़ और 2030 तक 5 करोड़ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। हालांकि वर्तमान में पीएम वाणी हॉटस्पॉट का आंकड़ा भारत 6G विजन दस्तावेज में परिकलित लक्षित आंकड़े से बहुत पीछे है। पॉलिसीज़ हैं डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डिजिटल रीच को इंक्रीज़ करने के लिए, मगर अभी भी उसमें हमें कहीं ना कहीं धीमी गति दिख रही है। भारत का मौजूदा सूचना औद्योगिक कानून साइबर अपराधों के रोकने के लिए लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग और बैंक खाते से सेन आदि की शिकायतें बढ़ गई हैं। वर्षों पहले कहा गया था कि भारत में जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ानी होगी। हालांकि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए की गई थी। देश में लगभग 38% परिवार डिजिटल साक्षर हैं। हालांकि केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता दर में काफ़ी भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में ये दर 61%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 25% है। अब गौरतलब है कि 10 वर्ष पहले भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। वर्ष 2014 में टेलीफोन कनेक्शन 93.3 करोड़ से बढ़कर 2025 में 120 करोड़ से अधिक हो गए हैं। मतलब टेलीफोन कनेक्शन भी आपकी कितनी भारी मात्रा में इंक्रीज़ हो रहे हैं। जहाँ पहले संचार घनत्व लगभग 75% था, वहीं 2024 तक ये बढ़कर 84% हो गया है। इंटरनेट रीच कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ई गवर्नेंस, ई शासन की रूपरेखा 5 दशक पुरानी है। हालांकि इस दौर में शासन डिजिटल तो नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विद्या के अंतर्गत आधारभूत व्यवस्था को
सुसूचित कराने का प्रयास हो रहा था। मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन 1977 का में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ ई शासन की दिशा में कदम उठाया गया था। ई शासन को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में शुरू हुआ राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क क्रांतिकारी कदम था, जिसका मुख्य रूप से 1991 के दायरीकरण के बाद सामने आया। वो 2026 में राष्ट्रीय ई शासन योजना लाए जाने के बाद ई शासन व्यापक रूप में सामने आया और इसी कड़ी में जनवरी 2015 को डिजिटल इंडिया की अवधारणा को ज़मीन पर उतार कर आमजन के जीवन को सूचना तकनीक के माध्यम से बेहतर बनाने का जो प्रयास किए गए, उसमें देश डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि 1970 से प्रयास लगातार करे जा रहे हैं ई गवर्नेंस को हमारे सामान्य जीवन में लाने के लिए। डिजिटल शासन के 3 मुख्य क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, शासन और मांग आधारित सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण शामिल है। ई शासन से सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ती है, जबकि एक स्तंभ के रूप में इसमें लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन शुमार होते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भारत को सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसमें जनता और सरकार के बीच संवाद को मजबूती मिलने के साथ ही व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन भी शामिल था। सुशासन लोक सशक्तिकरण का पर्याय है, जबकि सरकारी योजना लगभग 8 दशक से ऐसी शक्तिकरण की खोज में है। ई शासन इस दिशा में एक ऐसा उपकरण है जो योजनाओं को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुँचता है। ई गवर्नेंस का बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी गवर्नमेंट सर्विसेज को पहुँचा रहा है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ई शासन पारदर्शिता का एक अच्छा माध्यम है। बावजूद इसके भारत में डिजिटल शासन में सामने कई चुनौतियां हैं और गौरतलब है कि ई शासन के लिए कई जाने वाले उपाय महंगे हैं और इनकी अनुसरण में बिजली, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और आदि बुनियादी सुविधाओं के यदि अभाव बना रहता है तो चुनौतियाँ बरकरार रहेंगी। अब जितनी हमने पॉजिटिव बातें सुनी अभी तक कि ई गवर्नेंस से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अब यहाँ पे एक फाउंडेशन लेवल पे कमी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा आज तक नहीं है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का साधन डिजिटल शासन के ही उदाहरण है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग और ई सुविधा आदि शासन को शासन की ओर ले जाते हैं। अब जितने भी ई गवर्नेंस वाले रिफॉर्म्स हैं, ये महंगे उपाय हैं। इनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली अफेयर है अपने आप में स्टेट के लिए। तो ये चैलेंजेस हैं, मगर इनको ओवरकम भी करा जाएगा। और देश में करीब 6.5 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतें हैं जहां बिजली और इंटरनेट संपर्क एक आम समस्या है। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा क्षेत्र ऐसा जो कि वर्ग ऐसा है जहाँ पे अभी भी इंटरनेट और बिजली तक नहीं पहुँच पाई है। सवाल यह है कि शहर हो या गाँव, ई शासन की सभी को आवश्यकता है और ये इंटरनेट पर निर्भर है। ई गवर्नेंस या डिजिटल रिफॉर्म्स जितने अच्छे लगते हैं, जितने अच्छे हैं भी, उतनी ही डिमांड ये करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करे इसे। जब तक हम उसे मजबूत नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे फाउंडेशन लेवल पे, तब तक हमारे ये डिजिटल इनिशिएटिव्स इतने कारगर फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे।